हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका दी एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमारी अभी सीरीज चल रही है लूसेंट की, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो आखिरी क्लास थी वो थी एंशियंट हिस्ट्री की। आज हम जो क्लास डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, चलो सुनो। आज हम इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है। आज हम तीन चीज डिस्कस करेंगे। क्या क्या सर? पहले हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान या भारतीय संविधान की खासियत या उसकी विशेषताएं। ठीक है, या उसके फीचर पढ़ेंगे। दूसरा, हम पढ़ेंगे यूनाइटेड फ्यूचर। फिर हम पढ़ेंगे फेडरल। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। यह तीन चीजें हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, बड़ी अच्छी क्लास रहेगी, डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा भारत का संविधान। हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो चुका था। जैसे ही लागू हुआ तो इसमें ढेर सारी क्या थी, खासियतें थी। मतलब बहुत सारे क्या है, इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं होगा जो जैसा भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ये पूरी दुनिया घूम लो आप, पूरी दुनिया में देखो, क्या भारत के बराबर कोई संविधान है या भारत से बड़ा? नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। तो ये है हमारी पहली खासियत, यानी ये है हमारा संविधान का पहला फीचर। ठीक है, चलो दूसरा समझते हैं। यदि आप पूरा संविधान को पढ़ते हो, देखो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे? 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, उस समय पार्ट्स कम थे और शेड्यूल पे कितने थे? लगभग 8 थे। ठीक है, तो मतलब पहले कम थे। अब भैया हमारा भारतीय संविधान में एक एक्स्ट्रा फीचर जोड़ा है कि आप चाहो तो समय के साथ उस संविधान में संशोधन कर सकते हो। ऐसा ही किया, समय के साथ क्या करते रहे? संशोधन करते रहे। और आर्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई? 450 से ऊपर हो चुकी है। पार्ट्स कितने हो चुके हैं? ठीक है, और शेड्यूल कितने हो चुके हैं? लिखा हुआ है ना। तो 12 शेड्यूल भी हो चुके हैं। मैंने पढ़ा था, शेड्यूल की क्लास भी ली थी, पार्ट्स की क्लास भी ले चुका हूं। तो मतलब लगातार हमारा भारतीय संविधान बड़ा होता जा रहा है। लगातार उसमें प्रावधान जुड़ते जा रहे हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, वो उसको हटा दिया। ठीक है, चलो अब दूसरा समझते हैं। पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा समझते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन। हमें पता है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है? यूनियन है। मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है सर? यूनियन का मतलब है कि कोई सा भी राज्य इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा यूनियन ऐसा नहीं कि हमने सभी स्टेट से एग्रीमेंट करा है तो हम जाके यूनियन बने, नहीं। हमारा यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ, या हम ये कह सकते हैं कि हाँ यूनियन है, बस इतना समझो अभी। यूनियन का मतलब ये होता है कि कोई सा भी राज्य इस हमारी राज्य की बाउंड्री से या स्टेट की बाउंड्री से, कंट्री की बाउंड्री से बाहर नहीं हो सकता। किसी को कोई परमिशन नहीं है। अब भैया ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कहीं ना कहीं एक पक्ष से तो मजबूत होगा, एक पक्ष से क्या होगा? कमजोर होगा। जैसे आज की तारीख में सेंटर क्या है? मजबूत है। स्टेट क्या है? थोड़ा सा कमजोर है सेंटर के कंपेरिजन में। तो दोनों के रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो दोनों के रिलेशन मेंटेन करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में क्या दिए गए हैं? प्रावधान दिए गए हैं। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली चलती है। सर कैसे बताओ? देखो हमारे यहाँ जो हमारे भारत की पार्लियामेंट है, किस किस से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों से मिलकर बनी है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये क्यों है सर? जरूरत क्यों है सबकी? जरूरत इसलिए है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए? जब भी कोई कानून बने उससे पहले उस कानून का प्रॉपर क्या हो? डिस्कशन हो, चर्चा हो उसके ऊपर।
ताकि हम किसी एक वर्ग को ज़्यादा नहीं दे दे, ना किसी दूसरे वर्ग को कम ना दे दे। तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तो सभी को इक्वल लेना है। तो इसके लिए क्या बनाई हमने, पार्लियामेंट बनाई, जहां से पूरी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है, एक बिल पेश होने से लेकर एक बिल एक कानून बनने तक। ठीक है, तो एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय प्रणाली। भारत के हर एक नागरिक को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, यदि भारत में रहता है तो उसको क्या मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार। ऐसे अधिकार जिनकी गारंटी किसने दी है, भारतीय संविधान ने दी है। मतलब क्लियर कर दिया भारतीय संविधान ने कि आपके अधिकार छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, यहां तक कि सरकार को भी। कोई इन सब की गारंटी किसने दी है, भारतीय संविधान में। यदि ऐसा कोई करने का प्रयास भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है सर, अभी तक क्या हुआ कि यार राज्यों को कुछ निर्देश देना जरूरी है क्या भैया, जैसे किसी के वेलफेयर के लिए काम करो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, तो इनके लिए वेलफेयर के लिए आप काम करोगे। तो उसके लिए क्या करा सरकार ने, सॉरी सरकार ने नहीं बोलूंगा, भारतीय संविधान ने क्या दे दिए, डीपीएसपी। डीपीएसपी सीधे सीधा क्या है, राज्यों को एक निर्देशन दिए गए। ठीक है, क्या दिए गए, सिर्फ एक छोटे से निर्देशन दिए गए। अब एक और हो, सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों को लेकर लड़ाई ना हो, पावर्स को लेकर लड़ाई ना हो, तो हमारे भारतीय संविधान ने क्या करा है, 7th शेड्यूल के अंदर तीनों की पावर को सेपरेट कर दिया है। किस प्रकार से सर, कि हमारे यहाँ बना दी 3 लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट, संघीय यानी यूनियन, दूसरी राज्य सूची यानी स्टेट, और तीसरी कौन सी, कॉन्कुरेंट समवर्ती सूची। अब तीनों से बोल दिया कि भैया तुम एक काम करो, मैं तीनों को एक लिस्ट दे रहा हूँ, हाँ भैया, क्या काय की लिस्ट है ये, खाने पीने की नहीं, इसके अंदर लिखी पावर्स, यानी इसके अंदर लिखे सब्जेक्ट्स। तुम इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या बनाओगे, कानून यानी लॉ बनाओगे। इसका आगे चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा फिर यूनाइटेड फेडरल में। तो मतलब तीनों को क्या दे दिए, पावर्स बढ़ गई है। किस किस के बीच पावर बढ़ गई, राज्य और केंद्र के बीच। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, खासियत है। ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से यूनाइटरी है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेडरल है, यानी एक बैलेंस बना कर रखा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया, डन। अब आता है सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। ये हमारी खासियत है, एकीकृत न्यायालय। क्या है सर ये, समझाओ। समझो, आप लोग गए हाई कोर्ट, चलो छोड़ो, आप गए सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट गए हो आपने वहां पर बढ़िया सब कुछ करा, आपके लिए जो फैसला है आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से गए सुप्रीम कोर्ट। तो इस सिस्टम को जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं यूनिफाइड जुडिशरी। मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, एक जुडिशरी तो बोलेंगे। अब हाई कोर्ट में गए, आपकी नहीं सुनवाई हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट भी अपील कर सकता है, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट भी वही खुद से क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। तो एक ऐसी जुडिशरी है यूनिफाइड। अब आता फेडरल सिस्टम हुई है हमारे यहाँ, मैंने क्या बोला कि देखो फेडरल में आपको यहाँ पर बताऊंगा अच्छे से डिटेल में ना, इसको अभी स्किप कर दो, यहाँ पर बताऊंगा डिटेल में। इसको समझो, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा संविधान कैसा है, समझो। यदि कोई संशोधन करना है तो आसानी से किया जा सकता है, जैसे राज्यों की बाउंड्री का परिवर्तन करना, इनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदलना बहुत मुश्किल है, उनको बोलते हैं रिजिड। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित यदि कोई संशोधन करना है तो पहले आपको आधे राज्यों की सहमति लेना पड़ेगी। मतलब फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। आगे समझते, सेकुलर स्टेट है, मतलब हमारा राज्य या हमारे स्टेट, स्टेट मतलब क्या समझते हो, जो भी सरकारी चीजें हैं सब स्टेट में समझो। हाँ, हमारे स्टेट जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें स्टेट की डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे। चलो, स्टेट क्या है, कैसी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। हमारी स्टेट किसी भी पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, जब भी कोई काम करेगी तो चारों धर्मों के लिए इक्वल काम करेगी, न ही किसी धर्म से टैक्स वसूलेगी। समझ में आ गया, सभी धर्मों के लिए इक्वली काम करेगी, चाहे वो 4 धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो।
और जैसे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, इनके लिए बराबर रूप से क्या करेगी, काम करेगी। और ना ही किसी को होता ना कि यार हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं सिर्फ उसके लिए काम करें, नहीं। आप सेकुलर हो तो सेकुलर बन के रहो। पंचायती राज रिजर्वेशन, हमें पता है कि भैया गांव तक हमने गवर्नमेंट को पहुंचाने के लिए कि गांव का भी पार्टिसिपेशन रहे, तब ने वहां पर क्या लागू कर दिया, पंचायती राज। ठीक है। और हमने कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, तो उनको एक सभी के बराबर लाने के लिए, हर एक क्लास को इक्वल लाने के लिए उनको भी क्या दिया है, रिजर्वेशन दिया है। ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया हमारे भारतीय संविधान की खासियत। क्या क्या खासियत पढ़ी अपन ने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, 448 आर्टिकल है, 22 से ज़्यादा पार्ट्स, 12 शेड्यूल है, सेंटर स्टेट रिलेशन मेंटेन करे। हाँ, ये भूल गया, सॉरी, वाला पॉइंट समझो। द पीपल ऑफ इंडिया अल्टीमेट सोवरिंग, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है। संविधान ने किसको पावर दी है, सबसे ज्यादा पावर दी है संविधान ने भारत के लोगों को, यानी हम यहाँ पर सबसे बड़े हैं। हम यहाँ पर क्या है, सोवरिंग है। कोई जब भी हमारा प्रस्तावना स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो भी मिला भारत के लोगों को मिला है, ना कि किसी एक राज्य को, ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, ना किसी एक ग्रुप को, ना किसी कम्युनिटीज को। क्या मिला है यहाँ पर, पूरे जनता को मिला है। चलो, अब दो फीचर पढ़ना है, एक फेडरल और एक यूनिटरी। क्या होता है फेडरल, ये समझो। 10 मिनट का वो है मतलब फेडरल, बाकी तो आधे एक घंटे की क्लास है। समझो क्या होता है फेडरल। मैं ऐसा कहूँ, मान लो एक सिंगल यूनिट है, समझो इसको इस तरह से, एक सिंगल यूनिट है। इस सिंगल यूनिट के अंदर क्या है, इसके अंदर 28 पार्ट्स है। ऐसे मान लो 28 पार्ट्स है। ये समझो कि एक पूरी कंट्री है, इसके अंदर क्या अलग अलग स्टेट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ही पर्सन से बोलते हुए तो पूरा स्टेट, पूरे यूनिट को संभाल लो, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, सभी को छोटी छोटी पावर्स देना पड़ेगी। जब उनको थोड़ी थोड़ी पावर्स दे दूंगा, तो वो भी क्या बन जाएंगे, थोड़े से पावरफुल। वो क्या कर सकते हैं, अपने एरिया के लिए फैसले ले सकते हैं। वो यही होता है फेडरल। जब पावर का हर एक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल, या इसको बोलते हैं संघीय प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको, संघीय प्रणाली। बट सर एक बात बताओ, अमेरिका में तो फेडरल है। सुनो, हमारा और अमेरिका का दोनों का फेडरल अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो फेडरल है, सुनो, क्या बताया, सुनो, दो तरह के फेडरल होते हैं। एक होता है कमिंग टूगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब स्टेट, सभी स्टेट ने मिलकर ये तय करा कि एक काम करते हैं अपन, सब मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं, जैसे अमेरिका। अब उसमें क्या है, उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि कोई सा भी राज्य एक यूनिट से अलग हो सकता है। हर एक राज्य को क्या पूरी फ्रीडम है वहां पर, उस देश से वो अलग हो सकता है। जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 50 राज्य से मिलकर बना है। अब दूसरा होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा है कि यहाँ पर एक यूनियन ने मिलकर स्टेट को बनाया है, यानी एक यूनियन ने उसको होल्ड करके रखा है, और उसकी परमिशन के बिना कोई भी स्टेट बाहर नहीं हो सकती। कोई उसको क्या करके रखा है, यहाँ पर होल्ड करके रखा है। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है हमारा भारत। समझो, ना तो हमारा भारत पूरी तरह से फेडरल है, ना ही हमारा भारत पूरी तरह से क्या है, यूनियन है। हम बैलेंस बना कर रखा है। ना तो हमने अमेरिका को पूरा फेडरेशन लिया है, ना ही हमने कनाडा से पूरी तरह से यूनियन लिया है। हमने सिर्फ क्या करा है, हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा है, ताकि कोई भी राज्य इस यूनियन से अलग ना हो सके। ठीक है। चलो, अब समझते हैं फेडरल। हाँ, जब ना पावर को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो क्या होगा, फेडरल। जब पावर सिंगल हैंड में हो, वो क्या होता है, यूनाइटरी। ठीक है। चलो, ये फेडरल मैंने यहाँ समझा दिया कि जो अपन ने का पढ़ा था अभी फीचर्स में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या फेडरल के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी देखा है कि यहाँ पर पावर को अलग अलग लेवल पर बांट दिया है। जैसे
संघीय सूची बना दी, स्टेट यूनियन लिस्ट बना दी, केंद्र सूची। दूसरी बना दी स्टेट लिस्ट। तीसरी बना दी कॉन्कुरेंट। 3 लिस्ट बना के दे दी और तीनों लिस्ट के अंदर प्रावधान दे दिए, तो आप इस सब्जेक्ट पे क्या बनाओगे, कानून बनाओगे। तीनों की पावर क्या कर दिया है, एक स्पेसिफिक डिवीजन कर दिया है। आगे समझते हैं। दूसरा कैनॉट ओवरराइड। ऐसा नहीं कि भैया केंद्र अपनी मनमर्जी से स्टेट लिस्ट पे कानून बना ले, या स्टेट लिस्ट अपनी मनमर्जी से यूनियन लिस्ट पे कानून बना दे। ये दोनों मिलकर कॉन्ग्रुएंट पे कानून बना, वो दोनों की लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो, यदि मान लो यूनियन चाहती है कि भैया हम स्टेट पे कानून बनाएं, तो उसको पहले संविधान संशोधन बिल लाना पड़ेगा, सॉरी एक बिल लाना पड़ेगा, जो कि राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से। यदि यदि वो चाहती है कि नहीं भैया हम तो ऐसे बना ले, तो उसको इमरजेंसी लाना पड़ेगी पहले, फिर जाके वो बना सकता है। या उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस राज्य का बना वो राज्य अपनी उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो वहां पर क्या ला रहे हैं, राष्ट्रपति शासन, तो हम कानून बना रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है ना, ऐसा नहीं होता। तीसरा समझो, वो क्या हो सकता है, हाँ स्टेट कभी भी केंद्र सूची पे कानून नहीं बना सकती। ठीक है, चलो अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैंने क्या बोला, यदि संविधान संशोधन करना है, कैसा संविधान संशोधन, फेडरल। यदि आपको फेडरल में कुछ चेंजेस करना है, तो आपको आधे राज्यों की परमिशन लेना पड़ेगी, तभी आप उसमें जाके क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, यानी संशोधन कर सकते हो। समझ में आया? मतलब संशोधन का मतलब ये नहीं कि मनमर्जी कुछ भी किए जा रहे, नहीं। यदि यूनियन से संबंधित है कोई दिक्कत नहीं है। यदि फेडरल में कुछ चेंजेस करना है तो आधे राज्यों से पूछना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यदि आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे उसकी पावर्स को लेकर, इलेक्शन को लेकर, तो आपको आधे राज्यों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, फेडरल है। ठीक है, जुडिशरी देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यदि भैया किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जैसे राज्य ने कुछ कानून बना दिया, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली क्या कर सकती है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी कौन नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। 3 पार्ट है देखो, एक है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव, तीसरी कौन सी है आपकी, सॉरी विधायिका, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, बाकी कार्यपालिका भी नहीं करेगा और विधायिका भी नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब तीनों कैसी बॉडी है, इंडिपेंडेंट, मतलब तीनों को किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा है हॉरिजॉन्टली, मतलब तीनों अपना अपना काम अपने अपने लेवल पर करेगी। चलो हाँ, समझते हैं यूनिटरी। फेडरल के फीचर आपको इतना नहीं देखने को मिलेंगे जितना आपको यूनाइटरी के मिलेंगे। यूनाइटरी को हिंदी में बोल दो एकात्मक, एकात्मक प्रणाली। क्या होता है सर ये, जहां पर पावर किसी एक पक्ष को ज्यादा दी गई हो। फिर से बोल रहा हूं, जहां पर पावर किसी एक पक्ष को ज्यादा दी गई हो, वो होता है यूनाइटरी। चलो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला, हमारे भारत में है सिंगल सिटीजनशिप। आप चाहे मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, बिहार के, नहीं, आप फिर भी क्या कहलाओगे, भारत के नागरिक। यदि आप अमेरिका जाओगे तो आप उस राज्य के भी नागरिक कहलाओगे, प्लस आप पूरे अमेरिका, पूरे स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी नागरिक कहलाओगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप किसके नागरिक कहलाओगे, केवल सिर्फ देश के नागरिक कहलाओगे। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का क्या है, प्रावधान है। एक और समझो, अब ऐसे नहीं कि भारत में रह रहा हो, भारत की सिटीजनशिप भी ले ली, अमेरिका की भी ले ली, ब्रिटेन की ले ली, सभी देश की आपने नागरिकता ले ली, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, यदि आपने यूएसए की नागरिकता ले ली तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, इलीगल है ये सब। चलो आगे समझते हो। और हाँ, सेकेंड, यूनियन लिस्ट। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सारे कहाँ ऐड कर दिए, यूनियन लिस्ट में। मतलब केंद्र को यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत
यह स्ट्रोंग बनाया गया है। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर केंद्र को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाया गया है। जैसे डिफेंस से संबंधित कौन कानून बनाएगा? यूनियन यानी केंद्र। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सबको लेके लॉ कौन बनाएगा? केंद्र यानी यूनियन। तो जितने भी नेशनल इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है सारे हमने कहाँ ऐड कर दिए? केंद्र सूची में। ठीक है, अब आता कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। देखो, समवर्तीय सूची क्या बोलती है? जहां पर कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। मैंने यहां पर नहीं बताया, यहां पर बताने के लिए, ठीक है, इसलिए वहां पर नहीं बताया। क्या होता है सर ये? मान लो दोनों ने एक ही कॉमन सब्जेक्ट पर कानून बना दिया, जैसे एजुकेशन पे दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? कानून। अब मान लो दोनों ने मिलकर कानून बना दिया, पर चलेगी किसकी? सेंटर की, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल है बट पावरफुल कौन है? सेंटर। हमारे यहाँ पावर्स किसको दी गई है? केंद्र को। यदि किसी प्रकार का विवाद भी होता है तो किसकी सुननी चाहिए? केंद्र की। समझ में आ गया? तो हमारा कॉन्कुरेंट तो है बट पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। तो ये भी कैसा है? यूनाइटेड फ्यूचर है। कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी मतलब सबसे बड़ा क्या है हमारे यहाँ? संविधान। यदि संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो कौन करता है? केंद्र। राज्य तो भैया बस हाथ जोड़ लेते हैं और पास कर देते हैं। क्या करे बेचारे, है ना? तो पावर किसके पास है? केंद्र के पास। और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है इसलिए उनके पास है। नेशनल इमरजेंसी, यदि किसी प्रकार का आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उस समय सारी पावर किसके हाथों में आ जाती है? यूनियन के हाथों में आ जाती है, यानी केंद्र के हाथों में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपका 1975 में लगा आपातकाल, उससे पहले पहले भी जितने भी आपातकाल लगे हैं आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सारी पावर किसके हाथों में आ चुकी थी उस समय? केंद्र के हाथों में आ चुकी थी। जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनके हाथों में पूरी शक्ति आ चुकी थी। ठीक। अब आता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट। आपने देखा हो कि राज्य के अंदर होते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल क्या करते हैं? सुनो, जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है ना, कौन करता है वो? केंद्र। जी हाँ, सेंटर। वो ये भी आरोप लगे भैया गवर्नर पर है कि एजेंट है सरकार के। किसके एजेंट है? सरकार। कुछ जगह पे बहुत ज्यादा विवाद मिले, जैसे केरल। एग्जाम्पल केरल में वो देखे सुने होगा, वेस्ट बंगाल सुना होगा, दिल्ली मतलब दिल्ली भी सुना होगा, आपने हर जगह सुना होगा। ये क्यों होता है ये सब? केंद्र अपनी तरफ से भेजेगी तो थोड़ी वो केंद्र की चलेगी ना वहां पर भी। किसी बिल को पास करना हो, कोई कानून बनाना हो, तो थोड़ा सा पक्ष किसका चलेगा वहां पर? केंद्र का। वो केंद्र ने उसको क्या करा है? नियुक्त या अपॉइंट किया है, इसलिए उसकी ज्यादा चलेगी। ये कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट है ये ना। ऑल इंडिया सर्विसेज। अब यूपीएससी एग्जाम देते हो, हाँ। आईएएस बनते हो, हाँ। किसके लिए सर्विस करते हो? सेंटर की। बट करते कहाँ हो? स्टेट के अंदर। फिर से बोल रहा हूँ, आप सेंटर के लिए सर्विस करते हो बट सर्विस करते कहाँ पर हो? स्टेट में। तो बताओ मुझे, आपको हटाने का अधिकार किसको होगा? सेंटर को, यानी राष्ट्रपति को। तो ज्यादा किसकी चलेगी? आपकी, ना कि राज्य की। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये भी कैसा है? एक यूनाइटेड फ्यूचर है। सिंगल जुडिशरी, ये तो बता दिया। केक समझो, हमारे यहाँ केक का पद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पद है। ये दोनों का अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्री परिषद के कहने पर। तो पावरफुल कौन होगा यहाँ पर? फिर भी क्या आ गई? सेंटर। संविधान संशोधन करना है तो कौन कर देता है? सेंटर। कानून बनाना है तो कौन बना देता है? सेंटर। लोकसभा राज्यसभा को सबसे ज्यादा पावर मिली है? सेंटर। तो मतलब यहाँ पर सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया है फेडरल के कंपैरिजन में। इसलिए हर टाइम क्या होती है? राज्य और केंद्र के बीच लड़ाई होती है कि केंद्र ने हमें ये नहीं करा, केंद्र ने हमें वो नहीं करा, फलाना नहीं करा, ठिकाना नहीं करा। ये सब बातें होती है। ठीक है, चलो। अब लास्ट बच्चा हमारा प्रस्तावना या फिर प्रेम्बल। ठीक है, बड़ी आसान भाषा में मैंने बता दिया है।
आज थोड़ी सी मिस क्यों हो रही है क्लास, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो उसको। यहाँ समझो, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, कब पेश किया गया, पूरी कहानी बताओ सर। प्रस्तावना इंस्पायर किया गया कहाँ से, हमारे अमेरिका से। हमारे अमेरिका, ट्रम्प साहब अब तो राष्ट्रपति बन गए हमारे, है ना, मित्र है ना वो तो। हाँ समझो, कहाँ से इंस्पायर है, यूएस से। कब पेश किया गया था इसको पहली बार, तो इसको पहली बार पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, सॉरी पहले, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946। कहाँ पेश किया था, संविधान सभा में, ठीक है। और उसके बाद इसको पास कब किया गया, पास किया गया 22 जनवरी 1947। क्या है सर ये, पूरे संविधान का सार, शॉर्ट में बोलूंगा मैं, पूरे ही संविधान के क्या है, ये छोटा सा सार है, इसलिए वहां पर पेश किया गया। क्या क्या इसके अंदर फीचर है, पहला फीचर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुप्रीम किसको बनाया गया है, भारत के लोगों को बनाया गया, यानी सबसे ऊपर कौन है, भारत के लोग, यानी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रावधान है किसको दिए गए हैं, भारत के लोगों को दिए गए हैं। दूसरा सॉवरिंग, हमारे यहाँ पहले कौन आ रहे, ब्रिटिशर्स, तो हमारी तरफ से फैसले कौन लेते थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब बट ऐसा नहीं है, अब हम क्या बन चुके हैं, सॉवरिंग, यानी अब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट बढ़ते हैं आगे। दूसरा लिखा सोशलिस्ट, यानी सरकार जब भी काम करेगी तो सारे वर्गों को ध्यान में रख के काम करेगी, यानी कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सभी के लिए बराबर काम करेगी। उसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर, यानी जब भी संसाधन का बंटवारा होगा तो सभी के बीच बराबर होगा। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, अभी बताया था। डेमोक्रेटिक के पता ही, रिपब्लिक यानी यहाँ जो स्टेट का हेड होगा यानी राष्ट्रपति चुना जाएगा, ना कि आपका वो होगा अपॉइंट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ अपॉइंट नहीं चुना जाएगा। जस्टिस, न्याय, हर प्रकार का न्याय, सोशल भी दिया है, आर्थिक भी दिया है और राजनीतिक, यानी तीनों को क्या दिया है, बराबर रूप से न्याय यहाँ पर दिया गया है। ऐसा सोशल मतलब ये कि भैया आप यदि किसी छोटे वर्ग या बड़े वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपको उतने अधिकार मिलेगा जितना बड़े को मिला है, छोटे को उतना अधिकार मिला है जितना बड़े को दिया गया है। आर्थिक में आप जॉब करने का आपको पूरी अपॉर्चुनिटी है, राजनीति के मामले में आप अपनी दखलंदाजी दे सकते हैं। लिबर्टी के लिए आप विचार कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी भी तरह की पूजा पाठ कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। हाँ, यहाँ पर समान रूप से सभी को क्या दी गई, समान रूप से अवसर दिया गया है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। फ्रेटर्निटी, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो क्या होगा, यूनिटी जरूर रहेगी। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान क्या हो चुका था, बनकर रेडी हो चुका, हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। हाँ, यदि प्रेम्बल को लेकर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी क्या है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा भैया हनन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, अब कोर्ट में एक दो तीन केस गए कि भैया प्रेम्बल भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, तो पहले तो बोलते रहा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फिर बाद में कैसे बना, भारतीय केस में बोल दिया हाँ भैया है, तो भारतीय संविधान का एक क्या है, एक भाग है, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा पहला फीचर, यूनिटरी फेडरल और प्रेम्बल, तीन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आप वापस से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।